रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई कर लेता है तो इनिशिएटिव, अगर नहीं कर पाता तो गिल्ट। स्टेज फोर्थ में इससे पहले जो हम लोगों ने पढ़ी वो क्या थी बच्चों, 6 से 12 साल की में थी। जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन थे, लेट चाइल्डहुड उसको क्या कर दिया गया है, बोल दिया जाता है। तो फिर और हम लोग क्या डिस्कस करते हैं यहाँ पर, इसमें हम लोगों ने देखा कि क्या था वहाँ पर, अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है स्कूल स्पोर्ट्स में, एक्टिविटीज़ में, सोशल एक्टिविटीज़ जितनी भी थी, अगर वहाँ पर वो अच्छे से सक्सेसफुल हो जाता है तो वहाँ पर उसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, मतलब उसको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाएगा, वो वहाँ पर सक्सेसफुल हो गया। इंडस्ट्री उसको बोल दिया जाता है, मतलब बच्चे ने क्या किया, हार्ड वर्क किया। इन्फीरियोरिटी कब आती है, जब बच्चा किसी भी चीज़ में ज़्यादातर एक्टिवेट या एक्टिव ना हो, अच्छे से पास नहीं होता है, कम मार्क्स लेके आता है, फेल हो जाता है, स्पोर्ट्स में अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं करता है वो, तो ये सब चीज़ें किस में आती हैं बच्चों, हमारी स्टेज फोर्थ की इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाती हैं। अब बात करते हैं स्टेज फिफ्थ के बारे में। स्टेज फिफ्थ में क्या आता है, देखो ध्यान से सुनना प्लीज। इधर जो स्टेज फिफ्थ है, यहां पर क्या आएगा, कितनी एज आती है यहां पर, 13 साल से लेकर के 19 साल तक। कितनी एज से लेकर के, 13 to 19 ईयर्स, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना। अगर कहीं पर लिखा हुआ मिले 12 ईयर्स टू 18 ईयर्स, इसको सेकंड प्रायोरिटी आप लोग देना। ठीक है, क्या दोगे बच्चों, इसको सेकंड प्रायोरिटी आप लोग दोगे। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, 13 साल से लेकर के 19 साल तक आप लोग देना। दूसरी बात, अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग क्या बोलोगे, 12 से लेकर के 20 साल तक की एज को आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर मेन प्रायोरिटी दे सकते हो। ठीक है, 12 से 20 साल, अगर दोनों नहीं दिए तो 12 से 20 साल आप लोग क्या कर सकते हो, वहां पर प्रायोरिटी दे सकते हो। अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए तब भी आप लोग 12 से 20 को ही प्रायोरिटी दोगे। ये आप लोग मेनली याद रखना। स्टेज फिफ्थ, इसको क्या बोल दिया जाता है बच्चों, टीनेजर स्टेज। क्या बोला जाता है बच्चों, टीनेजर स्टेज बोल दिया जाता है। मतलब 12 से 20 साल जो है वो कैसी है बच्चों, टीनेजर स्टेज बोलो। या फिर इस स्टेज में क्या होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। यहां पर मैं क्या बोल सकता हूं, कौन सी स्टेज स्टार्ट हो जाती है बच्चों, अडोलसेंट स्टेज। कौन सी स्टेज स्टार्ट होती है, अडोलसेंट यहां पर स्टार्ट हो जाती है। देखो यहां पर साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या आएगा, बड़े ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या आएगा, यहां पर क्या आता है, मेन रोल आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन मतलब क्या है, आइडेंटिटी का मतलब कि मैं एग्जांपल से समझाता हूं। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, पहचानना या पहचान बनाना, अपनी खुद की कोई आइडेंटिटी क्रिएट कर लेना। रोल कंफ्यूजन का मतलब क्या है कि उसको पता ही नहीं है कि उसे क्या करना है, डोंट नो अबाउट, डज नॉट नो अबाउट देमसेल्फ, कि उनका मेन एम क्या है, आगे कौन सी फील्ड में जाना है, कौन सा काम करना है, नहीं पता होता उनको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कोई एक एग्जाम्पल लेकर के चलता हूं, हमारी स्टूडेंट लाइफ का। हम लोग 12th क्लास में हो गए, कौन सी क्लास, सॉरी 10th क्लास थी हमारी, हम लोगों ने इसको क्लियर कर लिया। हम कौन सी क्लास में आ गए बच्चों, अब 11th क्लास में आ गए। कौन सी क्लास में आएंगे, 11th क्लास में आए। अब हमें क्या करना है, वहां पर डिसाइड करना है, क्या करना है, डिसाइड करना है कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना है, नॉन मेडिकल फील्ड में जाना है, कॉमर्स में जाना है, या फिर आर्ट्स फील्ड में हमें जाना है। उसने अच्छे से कर लिया, कल क्लियर कर लिया, उसने मेडिकल फील्ड को चूज कर लिया। ठीक है, उसने अपनी डिग्री में प्रोसीड करना स्टार्ट कर दिया, अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो। दूसरा क्या था, उसने छोड़ दिया कि मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मुझे आगे स्टडी नहीं करनी। उसने स्पोर्ट्स में किया, अच्छा क्रिकेटर बना, अच्छा फुटबॉलर बना, अच्छा गाइड बना, वो अच्छा काउंसलर बना। वो डिपेंड करता है कि उसको किस फील्ड में जाना है। मतलब हर चीज में क्या हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया। इसको क्या बोल दिया जाएगा बच्चों, आइडेंटिटी। उसने क्या कर लिया है, अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी बना ली है। सचिन तेंदुलकर इसका एक मेन एग्जांपल है। सचिन तेंदुलकर
या फिर कोई भी जो नॉर्मल बच्चे हैं जो सब अपने आप में क्या कर लेते हैं, मेनली जो कवर कर, देखो यार सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या है, देखो कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं, हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम है अपने आप को एक आइडेंटिटी देने के लिए, लेकिन क्या होता है बहुत ही कम लोग जानते हैं, बहुत रेयर होता है कि कोई किसी को जानता हो। जैसे हमारे प्रेसिडेंट थे पहले, बड़े ही अच्छे सभ्य आदमी थे, कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अबुल पकीर जैनबुद्दीन अब्दुल कलाम, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जी थे। उनको देखो कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग पढ़ाई करते हैं, लेकिन कोई नहीं जान पाता। हमारे इंडिया में कितने ज्यादा आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनते हैं, आईआरएस आईएफएस, कौन जानता है उनको, बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन आइए यूपीएससी का टेस्ट देना अपने आप में आग के अंदर हाथ डालने की बात होती है, इतना टफ एग्जाम उसको माना जाता है, इंडियन हिस्ट्री का सबसे टफेस्ट एग्जाम उसको माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूँ, स्पोर्ट्स में कोई 10th पास भी ढंग से नहीं होता, कोई 12th है, कोई किसी ने बीए कर लिया, कोई कुछ छोटे मोटे अपनी क्लास में बीच में से छोड़ दिया और उन्होंने अपने फील्ड को ही चेंज कर दिया और सबसे ज्यादा पब्लिसिटी मिल जाती है उनको। मतलब क्या है, सीधी सी बात यह है कि एवरेज को कोई नहीं पूछता, कौन पूछता है, टॉप को पूछा जाता है हमेशा, ठीक है, जो उनको क्लियर कर लेगा। मतलब क्या है, आइडेंटिटी हो गई, क्या होगी बच्चों, आइडेंटिटी हो गई। रोल, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ सकता हूं, आप लोगों की हरियाणा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल एचएनआरसी का प्रेसिडेंट कौन है, वहां पर वाइस चांसलर कौन है, कौन है उसका डायरेक्टर, कोई आंसर नहीं दे पाएगा आप लोगों में से, मेरी गारंटी है, ठीक है। पहले संदीप ऋषि जी थे, अब का बता देना आप लोग, जब ये वीडियो अपलोड हो रही होगी आप लोग उस टाइम पे आप लोग उसको बता सकते हो कमेंट में। ये तो क्या होगी बच्चों, आइडेंटिटी हो गई। अगर कोई बच्चा ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया कि मेरे को क्या करना है फ्यूचर में, मुझे क्या आगे डिसाइड करना है, किस फील्ड में जाना है, क्या काम करना है, वो कुछ नहीं यहाँ पर कर पाएगा। तो यहाँ पर इसको क्या बोल दिया जाता है, रोल कंफ्यूजन। क्या बोल दिया जाएगा बच्चों, रोल कंफ्यूजन वहां पर बोल दिया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है, ये दो मेन इंपोर्टेंट बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों स्टेज 6। क्या आती है, स्टेज 6 आती है हमारे पास। देखो आप कैसे भी डिवाइड कर सकते हो इसको, देखो या तो आप क्या कर सकते हो, स्टेज 6 लिख लो, ठीक है। ये कौन सी स्टेज होती है बच्चों, अडल्टहुड। क्या होता है, अडल्टहुड, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं बच्चों। कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में मेनली इसको डिवाइड किया जाता है। एक को तो बोल दिया था, वैसे तो स्टेज जो 6 5 स्टेज हो गई, इसको 6 का ए, 6 का बी, ऐसे ही इसको क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। सॉरी माफ करना, ऊपर दिख नहीं रहा है आप लोगों को। 6 का ए, 6 का बी और 6 का सी, ऐसे इनको नाम दे भी सकते हो। लेकिन अगर हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, 6th स्टेज में क्या बोला जाता है, अर्ली अडल्टहुड। कौन सी स्टेज आती है बच्चों, अर्ली अडल्टहुड आती है। कितनी एज मानी जाती है, 21 ईयर्स से लेकर के 35 ईयर्स तक यहाँ पर इसको कंसिडर किया जाता है। सेकंड स्टेज आती है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना आप लोग, सेकंड स्टेज कौन सी आती है, मिडल अडल्टहुड या मिड अडल्टहुड भी आप लोग उसको बोल सकते हो। मिड अडल्टहुड बोलो या फिर क्या बोल सकते हो, मिडल अडल्टहुड। मिड अडल्टहुड या फिर मिडल अडल्टहुड आप लोग क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते हो। या मैं क्या कर सकता हूं बच्चों, 35 ईयर्स से लेकर के 65 ईयर्स की एज को क्या कंसिडर किया जाता है, मिड अडल्टहुड में कंसिडर किया जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं, ये कौन सी स्टेज हो गई थी, 7th स्टेज। फिर आता है हमारे पास 8th स्टेज।
लेट अडल्टहुड। लेट अडल्टहुड होता है बच्चों, यहां पर एज कितनी आती है ये मेन आप लोग याद रखना। एज होती है बच्चों मोर देन 65 ईयर्स। कितने से ज्यादा होती है बच्चों एज यहां पर? 65 ईयर्स से ज्यादा होती है। देखो सबको दिख रहा है रेड कलर? यहां पर देखो, अगर मैं साइकोलॉजिकल क्राइसिस की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? साइकोलॉजिकल क्राइसिस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या आता है बच्चों? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। क्या आता है बच्चों? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन आएगा। और इसमें क्या आता है बच्चों? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। क्या आता है बच्चों? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। ये भी क्या है इसका? साइकोलॉजिकल क्राइसिस है। आई थिंक आप लोगों को ये रेड कलर नहीं दिख रहा है यार अच्छे से। ठीक है, इसको मैं फिर से लिख देता हूं, साइकोलॉजिकल क्राइसिस को अर्ली अडल्टहुड में। ठीक है, साइकोलॉजिकल क्राइसिस को अगर मैं यहां पर लिखता हूं तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? इसका हम लोग क्या मानते हैं? इसको मेनली इसका साइकोलॉजिकल क्राइसिस मानते हैं। और यहां पर जो साइकोलॉजिकल क्राइसिस आता है, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। जनरेटिविटी का मतलब क्या होता है? कि काम करते जाना। मेन क्या होता है? कि काम करते जाना। और स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? स्थिरता आ जाना। इंटीमेसी का मतलब क्या होता है? अंतरंग। क्या होता है बच्चों? अंतरंग। ठीक है, ये क्या मतलब होता है किसका? इंटीमेसी का ये मतलब होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से लेट अडल्टहुड की, यहां पर क्या आता है बच्चों? इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। इंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? सुकून मिलना। और डिस्पेयर का मतलब क्या होता है? अलग थलग हो जाना। देखो अभी मैं समझाऊंगा आप लोगों को कि क्या होता है अलग थलग हो जाना। देखो ये तीन इंपॉर्टेंट हैं वैसे तो, ये क्वेश्चन पूछा गया है मिड अडल्टहुड का। देखो क्या आएगा बच्चों यहां पर? अगर कोई पर्सन, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करते हैं? अर्ली अडल्टहुड के बारे में। साइकोलॉजिकल क्राइसिस क्या है? इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी का मतलब क्या है? अंतरंग, मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हस्बैंड वाइफ का कैसा है, कैसे वो एक दूसरे के साथ वहां पर स्टेबल होकर के रहते हैं। तो मैं यहां पर क्या बोलता हूं, देखो ध्यान से सुनना। इफ अ कपल, कपल में फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकता है, दोनों होते ही दोनों हैं, लेकिन उनमें से कोई भी हो सकता है। मेंटेन हिज रिलेशनशिप वेरी वेल। क्या होता है? वेरी वेल होते हैं। ठीक है, क्या होता है? बेबी वगैरह क्या होते हैं? बर्थ हो जाता है। और जो रिक्वायरमेंट होती है, खुद की घर की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या करता है? वो फुलफिल कर लेता है। जब ऐसी चीजें कहीं पर दिखाई दे आप लोगों को, इसका मतलब वो क्या है? सक्सेसफुल हो गया। इसको क्या बोल दिया जाता है? इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब है कि अंतरंग। जब आप मूवीज वगैरह में देखते हो कि अंतरंग जो सीन वगैरह वहां पर दिखाए जाते हैं, ज्यादा इंटीमेट सीन, मतलब क्या है? शादी वादी होती है, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स मेंटेन किए जाते हैं वहां पर, फिर उसकी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो आती है, बेबी वगैरह होते हैं। ठीक है, ये क्या होता है मेन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अगर
वो क्या होता है, अपनी रिलेशनशिप को मेंटेन नहीं कर पाता। क्या नहीं कर पाता? अगर दूसरा अगर मैं पॉइंट लिखता हूं, नॉट एबल टू मेंटेन रिलेशनशिप वेरी वेल। अगर अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाएगा, डाइवोर्स वगैरह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइवोर्स वगैरह होगा, अलग थलग हो जाएगा, मतलब आइसोलेट हो जाएगा, बिल्कुल अलग रहना स्टार्ट कर देगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, वो सक्सेसफुल वहां पर नहीं होगा। यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, वो आइसोलेट पूरा हो जाता है, आइसोलेशन हो जाएगा। ये आप लोग मेनली याद रखना, क्वेश्चन मार्क कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, मतलब मिडिल एज आ जाती है यहाँ पर। ये देख लिया आप लोगों ने। अब मैं बात करता हूं बच्चों नेक्स्ट के बारे में, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। देखो ध्यान से सुनना आप लोग, मिडिल एज की बात करते हैं अब हम लोग। क्या था? जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। इसका मतलब क्या है, थोड़ा ध्यान से सुनना आप लोग। देखो जनरेटिविटी का मतलब क्या है कि एक तरफ से जनरेट कर रहा है, मतलब प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है हर चीजों को। क्या करता है? प्रोड्यूस। अरे क्या बोला मैंने? प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस नहीं बोला मैंने, प्रोड्यूस बोला है। मतलब कोई भी पर्सन है, इफ अ पर्सन, ध्यान से सुनना क्या लिख रहा हूं मैं। अगर कोई पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, इफ ए पर्सन इज एबल टू डेवलप और एबल टू फुलफिल हिज ऑन लाइफ नीड्स, खुद की जिंदगी की जो जरूरतें हैं वो, फैमिली नीड्स, उसके परिवार की जो जरूरतें हैं उनको, एंड हेल्प इन सोसाइटी, और क्या करता हो वो सोसाइटी में भी हेल्प करता हो, जैसे घर बनाना, न्यू होम, ठीक है, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की पढ़ाई करना, अपनी वाइफ का ख्याल रखना, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना। नेक्स्ट क्या आता है? न्यू होम, स्टडी ऑफ चिल्ड्रन एंड कोऑपरेट विद एवरी, कोऑपरेट इन एवरी प्रॉब्लम और सिचुएशन विद सोसाइटी। सोसाइटी की कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी फंक्शन वगैरह भी क्यों ना हो, हंसी की चीजों में भी और दुख की चीजों में भी क्या रहता है, सोसाइटी को पूरा का पूरा हेल्प करता है। वही क्या होता है बच्चों, जनरेटिविटी शो कर सकता है। अगर यहां क्या हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्या शो कर सकता है, वो जनरेटिविटी शो करता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट अगर मैं अब आप लोगों को बोलता हूं बच्चों, अगर वो पर्सन, इफ दैट पर्सन इज नॉट, इसको मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लेना, इज नॉट एबल टू डू ऑल दीज थिंग, अगर वो सारी की सारी चीजें नहीं कर सकता है, इफ ए पर्सन इज नॉट एबल टू डू ऑल दीज थिंग, वो क्या हो जाता है, अनसक्सेसफुल हो जाएगा, बिकम्स अनसक्सेसफुल, और क्या हो जाता है बच्चों, वो स्टैग्नेशन, स्थिर हो जाता है अपनी लाइफ में, ना अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है, ना घर वालों की, और सोसाइटी की तो बात ही क्या हो जाती है, बहुत दूर की हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया, हमारा मिड अडल्टहुड हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेट अडल्टहुड के बारे में। अब सबसे लास्ट में आता है लेट अडल्टहुड। देखो ध्यान से सुनना बच्चों, मैंने दो चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखा है इंटीग्रिटी,
इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, या तो सुकून मिलेगा उसको, इसको हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं बच्चों, अखंडता। क्या बोल सकते हैं इसको, अखंडता, इंटेग्रिटी, अखंडता हो सकता है। दूसरा अगर मैं बोलूं आप लोगों को, डिस्पेयर। क्या होता है डिस्पेयर का मतलब, क्या होता है, निराशा, निराशा लगना, या फिर वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, अलग थलग रहने लग जाएगा, अलग थलग रहने लग जाएगा। देखो अगर कोई आदमी है 65 ईयर्स की एज है, वैसे 60 ईयर्स को क्या मान लिया जाता है, रिटायरमेंट, लेकिन इस एज में क्या माना गया है, 65 ईयर्स को रिटायरमेंट की एज दी गई है। क्या बोला गया है, रिटायरमेंट की एज मानी गई है बच्चों इसको। होता क्या है, देखो ध्यान से सुनना। अब जब आदमी रिटायर होने के बाद लुक बैक इन हिज लाइफ, वो वापस से क्या करता है, अपनी जिंदगी में पीछे की तरफ देखता है। पीछे की तरफ देखता नहीं कि मुड़ के देख लिया, वो सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या किया क्या नहीं किया। लुक बैक इन हिज लाइफ एंड थिंक, और सोचता है। देखो कोई झूठा तो सोचेगा नहीं, अपने आप अपने हर आदमी को अपने बारे में पता होता है कि वो क्या करता है क्या नहीं कर रहा है, कैसी उसकी थिंकिंग है, क्या उसको फ्यूचर में करना है। एंड थिंक, लुक बैक इन हिज लाइफ एंड थिंक he has completed his task। उसने हर टास्क को क्या किया गया है, कंप्लीट किया है। उसने जिंदगी के हर टास्क को कंप्लीट किया है। his own life need, wait a minute dear students, क्या किया जाता है बच्चों, वो अपने टास्क को कंप्लीट कर लेता है। हिज ऑन लाइफ नीड को कंप्लीट करता है, खुद की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करता है। फैमिली नीड्स को भी पूरा करता है, फैमिली नीड्स को भी क्या करता है, पूरा करता है। जो उसके बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको क्या कर देता है, शादी वगैरह कर देता है, पढ़ा देता है कंप्लीट। देखो मैंने बताया था आप लोगों को, जो मिड अडल्टहुड था उसमें तो क्या था कि वो सिर्फ जरूरतों को भी पूरा कर रहा है, फैमिली की जरूरतों को पूरा कर रहा है, बच्चों को भी पढ़ा लिखा रहा है। अभी उसने पूरी तरह से काम पूरा नहीं किया है, लेकिन ये कंप्लीट कर चुका है, इसने सभी जरूरतों को पूरा किया है। ठीक है। दूसरा, कंप्लीटेड हिज ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। वैसे सोसाइटी के लिए कभी ड्यूटी पूरी नहीं होती, लेकिन यहाँ पर क्या माना गया है, जब रिटायरमेंट हो जाती है उसके बाद आदमी के पास कोई काम धाम तो होता नहीं है। 65 ईयर्स के बाद आदमी बूढ़ा हो जाता है, आजकल तो 50 ईयर्स के बाद ये आदमी टोटल बूढ़ा हो जाता है। कंप्लीटेड हिज ड्यूटी और हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी, और अपनी सोसाइटी के लिए क्या किया है बच्चों, उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी पूरा किया है। ये आप लोग मेनली याद रखना। डिस्पेयर की अगर मैं बात करता हूं, क्या होता है बच्चों, अगर इफ ही डिड नॉट एबल टू, वो पूरा नहीं कर पाया अपनी ड्यूटीज को, टू कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इफ ही डिड नॉट एबल टू कंप्लीट हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रस्ट्रेट होगा, इरिटेट हो जाएगा, एंड बिकम्स डिस्पेयर, एंड बिकम्स डिस्पेयर, दुखी हो जाएगा। अगर कोई आदमी डिस्पेयर, जरूरी नहीं है कि आदमी लेट अडल्टहुड में डिस्पेयर हो, अपनी करंट लाइफ में भी डिस्पेयर हो सकता है। मेन रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्रेशन, डिप्रेशन हो सकता है इन लोगों में, यह आप लोग मेन इंपॉर्टेंटली याद रखना। ठीक है बच्चों, ये आपके क्या होती है, यहाँ पर ये थ्योरी कंप्लीट हो जाती है। कौन सी थ्योरी थी ये, साइकोसेक्सुअल थ्योरी, सॉरी माफ करना, साइकोसेक्सुअल नहीं, साइकोसोशल थ्योरी। ठीक है। आई होप कि आप सबको क्लियर भी दिख रहा होगा डिस्प्ले में, क्लियर आ रहा है। देखो राइटिंग के साथ आप लोग कोऑपरेट कर लेना, राइटिंग ऐसी ही आती है। ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये तीनों थ्योरी होगी हमारी। एक मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है अब ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। क्या बचता है अब हमारे पास, ईगो डिफेंस मैकेनिज्म।